अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिजाब फातिमा और हाजिर हूँ आपके साथ आज के पावर पॉइंट्स के साथ, जिसमें आज हम कुछ मेन पावर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला पावर पॉइंट ये है कि आईनी तरमीम की राह हमवार हो गई है, अब पाकिस्तानियों का क्या होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये बात हम अपने पहले एक व्लॉग में बता चुके हैं आवाम को कि इस वक्त का जो चीफ़ जस्टिस है वो समझ लें कि जहाँ से उसकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं और हमारे जो लोकल ताकतवर हैं वो उनके सामने बिल्कुल लेट जाते हैं। मैंने ये भी कहा था उस व्लॉग के अंदर कि जो बंदा डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस भर्ती हो सकता है, जिस बंदे के लिए जब उसकी करप्शन पकड़ी जाए अरबों रुपए की, उसके लिए कानून बदल दिया जाए, वो बंदा जिसके लिए आईनी तरमीम कर ली जाए उसकी एक्सटेंशन के लिए, तो ऐसे बंदे की लिए जो आप रोड अटका रहे हैं या आप सोचते हैं कि आप उसकी आईनी तरमीम को रोक लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो गोया सेम वही जो चीज़ें हमने कही थी वही हो रही हैं। उसके लिए जो इन्होंने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, चलें एटलीस्ट कोशिश तो की, लेकिन जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग हैं उन्होंने वो तमाम रुकावटें हटा दी हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि अगर अवाम नहीं मान रहे, अवाम के नुमाइंदे नहीं मान रहे इस तरमीम को, तो कोई बात नहीं, हम वो आइन ही जो है वो बदल देंगे जिसमें अंदर जो है ये रुकावट पैदा कर रहा है। तो वो उन्होंने जो है वो 63A जो है बेसिकली उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया और चीफ़ जस्टिस साहब ने खुद ही करार दे दिया कि भाई इसको मैंने कर दिया है, अब मुझे एक्सटेंशन के लिए जो मेरी राह हमवार हो गई है, अब मुझे एक्सटेंशन दो। ये एक्चुअल में उनका जो ये डिसीजन है वो उनके कहने का मकसद यही है। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई थोड़ी बहुत गैरत होती है, नहीं है कोई चीज़ ऐसे इस शख्स के अंदर। और वो बंदा लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं बर्बाद करूँगा, ना मैं मॉरली किसी चीज़ के साथ हूँ, ना मैं कानूनी तौर पे किसी चीज़ के साथ हूँ, मुझे मेरी एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर से ऑर्डर करवाया है यहाँ की लोकल इस्टेब्लिशमेंट को, और जहाँ से ऑर्डर आया है इस मुल्क के अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है कि उनको इनकार कर सके। तो गोया ये सिंपल सा है काम, ये हो जाएगा और हम देखते रहेंगे। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो आज PTI ने डी चौक में जलसा करना है, इसका हमारे मुल्की हालात पे या फिर ये आईनी तरमीम पे क्या असर होगा? देखें, वो एक पार्टी है और एक पार्टी एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहे हैं इसको कि किसी तरीके से इस स्याह कानून को इस मुल्क के अंदर ना राइज होने दिया जाए, किसी न किसी तरीके से इस स्याह कानून को रोक दिया जाए। मेरा ख्याल में उसके लिए अली अमीन गंडापुर ने कुछ इक़दाम भी किए हैं। जो सबसे बड़ा इक़दाम उसने ये किया है कि PTI के जितने भी MNAs हैं, एक्चुअल में ये जो स्याह कानून पास हो रहा है, इस स्याह कानून का मतलब ये है कि वो PTI के जो MNAs हैं उनको ज़बरदस्ती वोट करने के लिए जो है लाया जाए, उनसे ज़बरदस्ती वोट ले लिया जाए। ठीक है, इसी तरह सेनेटर्स को के साथ भी उनको ब्लैकमेल करके या उनके साथ ज़बरदस्ती जो है या उनके बच्चों को किडनैप करके, जिस तरह से पहले करते रहे ये लोग कि जजों के बच्चों को, उनके फैमिली के लोगों को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे, उनसे काम करवाया, तो इसी तरह से जो है वो दोबारा करना चाहते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है कि अपने जितने भी PTI के MNAs और सेनेटर्स हैं उनको वो इकट्ठा करके उनको महफूज जगह पर पहुंचा दिया है ताकि उन लोगों को ये लोग किडनैप ना कर सके। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, बेशक हम जो ताकत है वो दी है, हम ही लोग जो हैं उनके सपोर्टर्स भी होते हैं, तो हमने उनको इतना ताकतवर बना दिया है कि ये लोग उनसे शायद छुप नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर अली अमीन गंडापुर इस चीज़ को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होगा और ये कौम के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा जो शायद हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और कौम उनकी एहसानमंद होगी। अच्छा सर, अब मेरा तीसरा पावर पॉइंट ये है कि अब जो लबनान पर भी इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और अब इसमें ईरान भी कूद पड़ा है, इसका ओवरऑल सिनेरियो क्या बनेगा? अच्छा, ये ना मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा डिसीजन जो है वो किया गया था आज से कुछ अर्सा पहले। एक जिस तरह से CPEC एक रूट है, इसी तरह का एक रूट जो है इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाना था, और सिर्फ ईरान नहीं इस जंग में कूदा बल्कि इंडिया भी इस जंग में कूद चुका है। और वो इज़राइल की हमायत में उसने, अभी जो ताज़ा ख़बर ये है कि उसने कोई 30,000 के करीब अपने फ़ौजी जो हैं वो इज़राइल के डिफरेंट महाज़ों के ऊपर डिप्लॉय किए हैं। तो एक्चुअल में उस रूट को डेवलप करने के लिए वहाँ से गज़ा का ख़त्म होना और फ़लस्तीनियों का वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर वो जो ख्वाब है रूट का वो पूरा होता नज़र नहीं आता। तो उसके लिए फिर जो है ये एक जंग शुरू की गई थी
और उस जंग का जो जवाज़ मुहैया किया था वो भी सबको पता है कि वो किस तंजीम ने जो है वो जंग का पहले जवाज़ मुहैया किया, और इज़राइल ने वो जंग के बदले उस जो जवाज़ था उसके बदले में फ़लस्तीनियों को मारना शुरू किया। अब तक लाख से ज़्यादा जो है वो फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब कोई भी बंदा जो उसकी हमायत में आता है वो उसके ऊपर भी हमला करता है, और वो हमला ऐसा नहीं है कि इज़राइल जो है कोई बहुत ताकतवर मुल्क है और वो कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका उसको जितना भी असला है वो अमेरिका देता है। उसके साथ साथ अब जो यूरोप है सारा वो भी उसके साथ आके खड़ा हो गया है। इवन पिछले दिनों इंग्लैंड ने भी बयान दिया था कि हम इज़राइल के साथ खड़े होंगे, जैसे ही ईरान ने उसके ऊपर वो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो बरसाए थे। अब वो भी एक कंट्रोवर्सी है, पता नहीं वो कैसे बरसाए थे, क्या हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस चीज़ को तो अगर ये जंग थोड़ा अर्सा और चलती है तो ग्रुपिंग के अंदर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी आपको। कुछ और कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर दाखिल होते नज़र आएंगे और ये जंग और ज़्यादा सीवियर होगी। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि वो ताकतवर मुल्क हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास असला ज़्यादा है, उनके पास जो हमारे मुल्कों के हुक्मरान हैं वो भी उनके कंट्रोल में है। इवन आप 58 कंट्रीज़ हैं जो हमारे, वो भी अगर सारे के सारे आप देख लें तो वो भी उनके कंट्रोल में ही हैं। उनमें से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसका हुक्मरान जो है वो उनकी ग़ुलामी ना करता हो या उनके कहे कार पे ना हो। ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना। अमेरिका और यूरोप ने जो फ़ैसला किया है वो रूट डेवलप करने का, इंडिया से कनेक्ट करके यूरोप को कनेक्ट करना, तो मेरा ख़्याल है कि वो बनाने के लिए वो ये सारा काम कर देंगे और अल्टीमेटली शायद गज़ा जो है वो खाली करवा लिया जाएगा मुसलमानों से। अच्छा सर, ये जो मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हैं, इनका हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये एक खुशाइंद बात तो है कि चले किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में आया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि इम्पैक्ट क्या आएगा, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उन्हीं ममालिक के सरबराहान के आने का इम्पैक्ट होता है जो हमें कुछ अता करके जाएं। ठीक है, जिनके पास कुछ हो, या कोई ऑयल हो, या कोई पैसा हो, या डॉलर हो, तो जो हमारे ऐसा कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या कोई सरबराह आए तो उसका हमें फ़ायदा होता है। तो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आएंगे, उनके यहाँ एक समझ लें कि ख़बर तो है कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आया, लेकिन उसका ना हमारे कोई इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई इफ़ेक्ट होगा, ना कोई इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। जस्ट एक समझ लें कि एक ख़बर बनी है, वो ख़बर के तौर पे हम एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आएंगे कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म फ़लाँ जगह पे गया है। अदरवाइज़ इसका ना तो कोई हमारी इकॉनमी के ऊपर कोई इम्पैक्ट है और ना ही कोई हमारा कोई इंटरनेशनली कोई हमारी डिप्लोमेसी या हमारे कोई कनेक्टिविटी के अंदर कोई जो है इसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा सर, तो आखिर में हमें ये बताइए कि खान का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? खान का फ्यूचर जो है वो अगर देखा जाए तो बड़ा सॉलिड फ्यूचर है उसके बंदे का। वो हारे या वो जीते, वो ऐसी एक समझ लें कि इस वक्त ब्रांड बन गए हैं, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं कि अब वो हार जीत वाले सिनेरियो से बहुत ऊपर चले गए हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनको मार भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, मुल्क के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इन फ्यूचर, वो मुल्क के अंदर क्या किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर तो ये लोग समझ गए तो वो बहुत जल्द इनको बाहर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये चल नहीं सकती चीज़ें। आप देखें कि मुकाबला किन लोगों से करवा रहे हैं उसका, कौन लोग हैं ये उठाईगिरियाँ हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये लोग जो है 10 नंबरिए मशहूर हैं। या ये जरदारी जैसा बंदा अगर किसी मुल्क में वहाँ पे जाता है विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे ख़बर छपती है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि जरदारी से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियाँ गिन ले कि इतना बड़ा फ्रॉडिया कि उसकी उंगलियाँ गायब कर देगा। तो और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बतौर करप्शन का इस्तारा पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों के अंदर। अगर करप्शन पढ़ानी है तो नवाज शरीफ को पढ़ाओ। तो इन लोगों का कोई इमेज नहीं है, ऐसे बंदे के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरे ख्याल में 1 आध महीना है, 1 आध महीने के अंदर शायद मुझे लग रहा है कि इमरान खान अपने रोल में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।